आज के सेशन में लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पार्ट 2। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे जी, एटॉमिक रेडियाई तक डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। समझिए इस चीज़ को। जैसे आपका क्या है कि दो एटम है इस तरह से कनेक्टेड। ठीक है, ए आपका क्या है बी से इस तरह से ज्वाइंट है। एकदम ध्यान से सुनिए आप लोग। तो क्या होता है ना कि आपका ए के पास भी टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। जैसे मान लीजिए इसके दोनों के बीच जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो उसको ऐसे करके दिखाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका क्या होगा कि एग्जैक्टली मिडिल में होगा, दोनों एटम के मिडिल में होगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसका मतलब आपका क्या होगा जी कि यहाँ पे इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा। क्लियर है? इस कारण से क्या होगा, मिडिल में होगा। क्योंकि क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं काई। देखिए ये जो सिंबल है, ये जो आपका सिंबल दिखाया गया है, ये इसको एक्स मत समझिएगा, ये आपका क्या है काई है। और इसको ऐसे करके लिखा करते हैं CHI काई। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं जब लोग काई पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, अगर मिडिल में है तो इसका मतलब क्या है काई ए इक्वल टू क्या है आपका काई बी। ठीक है, फिर दूसरी बात देख लीजिए आपका क्या होगा जी कि अगर मान लीजिए आपका क्या होगा कि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा होगा, तो ऐसे कंडीशन में देखिए आपका क्या होगा, दोनों आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बी के तरफ शिफ्ट कर जाएगा और इसके पास आपका एक पार्शियल नेगेटिव और इसके पास एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपका देख लीजिए आपका क्या होता है, ये किस केस में हुआ जब का, ये इस केस का है। ठीक है, और ये आपका क्या है जी, कुछ इस केस का है। ठीक है ना, और फिर आपका हम बात करते हैं, देख लीजिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए कि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो कुछ इस तरह का बात हो जाएगा आपका काई ए ग्रेटर देन काई बी। क्लियर है आपका? ठीक है, तो यही चीज़ होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहने का सेंस होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी। समझ बात आ रहा है सबको? अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे सब लोग। ठीक है, वो क्या था आपका जी कि किसी भी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है आपको वहाँ पे जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की बात करते हैं, तो इस 15th ग्रुप में आप जानते हैं कि क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। तो आप उस अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो मैक्सिमम होगा। क्लियर है? ठीक है, मैक्सिमम कितना आपका होगा जी 3 होता है। इसका आपका होता है 2.1 होता है, इसका होता है 2.0, इसका होता है 1.9 और इसका होता है 1.9। देखिए आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे या प्रीवियस क्लास में बताए थे आपको एक चीज़, कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट यहाँ पे आपको बताए थे। यही था आपका कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट। कहने का सेंस है कि SB और BI में देखें तो वहाँ पे आपका क्या था जी कि एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे थे। तो एटॉमिक रेडियाई आपका क्या था जी कि दोनों का आपका क्या था, एटॉमिक रेडियाई की बात करते थे तो क्या था आपका कि एटॉमिक रेडियाई में बहुत कम डिफरेंस था कि नहीं, बहुत कम डिफरेंस। और इसका रीज़न क्या बताया था आपका जी, क्या बताया था आप लोग को, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता था कि इसमें D आपका सबसेल और F सबसेल इन्वॉल्व होता है। इस कारण से स्क्रीनिंग इफेक्ट इसमें आपका क्या होगा जी कम देखने को मिलेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ D सबसेल ही इन्वॉल्व होता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जहाँ पे कम, वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस केस में ज़्यादा, तो इस कारण से क्या होगा जी इसके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी ज़्यादा। तो ऑब्वियसली क्या होगा जी इसका आपका वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका क्या होगा जी ज़्यादा हो जाएगा। तो होना चाहिए था डिक्रीज होना, लेकिन क्या हुआ जी ज़्यादा हो करके और वो आपका क्या हो गया, इक्वल में आ गया, इक्वलिटी में आ गया। क्लियर है आपका? समझ बात आ रही है ना? चलिए इसको जल्दी से नोट करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्या होगा जी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, अब देखिए मैं डाटा नहीं लिखने वाला हूँ क्योंकि उतना ना मुझे याद है और ना आपको याद रखना है। क्योंकि जब भी अगर कुछ भी यूज होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का तो उसका क्या करेगा, जब का डाटा दे देगा क्वेश्चन में। ठीक है ना, और नहीं भी देगा, जस्ट आपको एक जनरल ट्रेंड पूछ लेगा। तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, सबसे पहले समझिए आपसे डिमांड मतलब आपसे पूछा जाएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या, तो क्या बताएंगे, बताइए, किसी को पता है आप लोग को? ठीक है, मतलब ये क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है रिक्वायर्ड टू जस्ट रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। मतलब क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या होता है जी किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से, आइसोलेटेड गैसेस एटम समझते हैं ना, ऐसा एटम जो क्या होगा पूरा का पूरा सराउंडिंग से फ्री होगा और वो गैसेस स्टेट में होगा। तो आइसोलेटेड गैसेस एटम से
अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना आपका क्या होगा जी एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाता है आपका जी आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे मान लीजिए आपका कोई एलिमेंट M है, इसमें क्या करते हैं आप कुछ एनर्जी सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा एक आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक। ये था आपका जी गैस स्टेट में, क्लियर है आपका। तो ये जो आपका देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को अगर निकालता है तो इसको बोलेंगे E1। E1 कहने का सेंस है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, क्लियर है, इसको IE1 भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है आपका। फिर देखिए अगर मान लीजिए इस M+ से फिर आपका क्या होगा जी इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और, तो किस में कन्वर्ट हो गया आपका जी M2+ में कन्वर्ट हो गया। यहाँ भी कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका हो गया सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे जी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर देख लीजिए आपका क्या होगा जी यहाँ पे M2+ से इलेक्ट्रॉन को जो है निकाला गया, ठीक है, और फिर यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करना पड़ा E3, तो यहाँ पे आपका क्या होगा जी E3+ होगा, क्लियर आपका। फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसको क्या बोलेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए किसी भी पार्टिकुलर एटम की बात करेंगे, किसी भी पार्टिकुलर एटम की, तो इन जनरल क्या होता है, किसी भी पार्टिकुलर एटम की बात करेंगे तो इन जनरल क्या होता है जब का वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है ना आपका, वो जैसे जैसे आपका क्या होगा इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका क्या होगा, हम इसी की बात करते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता है कि M कौन सा एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ से आपका देखिए क्या होगा जब का ये आपका क्या होगा E3 > E2 > E1, समझ बात आया। यहाँ पे किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए, किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए क्या होगा जब का वो आपका हमेशा E3 क्या होगा जी बड़ा होगा E2 से, और E2 बड़ा आपका होगा जी E1 से, क्लियर है आपका 100% क्लियर है। कुछ ऐसा केसेस है जहाँ पे आपका क्या होता है ये उल्टा हो जाता है, मतलब उल्टा नहीं, मतलब कहने का सेंस है एबनॉर्मल, कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाता है, ठीक है ना। आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे आपका एग्जांपल के रूप में बता देता है आपको, जैसे वो हो सकता है मैग्नीशियम हो सकता है। मैग्नीशियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है जी हमेशा ज़्यादा होता है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से। जैसे देख लीजिए आपका यहाँ पे देखिए, जैसे आपका Mg है, अगर Mg से आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालना तो वहाँ से आप निकालेंगे, फर्स्ट निकाले इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, कुछ इस तरह से, और फिर देखिए Mg+ से आप इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो क्या आपका होगा जी Mg2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, क्लियर है आपका। इस तरह से हो गया। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हुआ जी E1 सप्लाई करना पड़ा एनर्जी, यहाँ पे E2 सप्लाई करना पड़ा एनर्जी, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं तो क्या होता है आपका 1s2 2s2 2p6 और 3s2। ये देख लीजिए इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है तो वो कहाँ से निकलता है, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल से निकलता है, क्लियर है, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल से निकलता है। फिर यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा जी, यहाँ पे फिर से देखते हैं, कैमरा में दिख पा रहा है क्या सबसे, ठीक है ना। चलिए यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, यहाँ से अगर इसका हम करते हैं तो क्या आपका होगा जी यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 था। चलिए तो अब देखिए यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे जी, तो ये जो था आपका ये इलेक्ट्रॉन इसको निकालेंगे। तो देखिए ये जो निकाले तो ये क्या था आपका पेयर्ड ऑर्बिटल था, क्लियर है, ये आपका क्या था जी पेयर्ड ऑर्बिटल था, ठीक है। और पेयर्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पेयर्ड ऑर्बिटल क्या होता है जी ज़्यादा स्टेबल होता है, क्लियर है, ये बात तो जानते हैं आप लोग ना कि पेयर्ड ऑर्बिटल क्या होता है आपका जी वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पे देखिए इसको निकाल चुके होंगे, ठीक है ना, इसको निकाल चुके होंगे, तो अब यहाँ पे इसका जो आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन Mg+ का वो क्या होगा, ऐसा हो चुका होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल चुका है, मतलब क्या होगा आपका जी यहाँ पे एक बचेगा। तो पेयर्ड ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, अब ये तो अनपेयर्ड है ना, तो इसका स्टेबिलिटी कम होगा, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इजीली निकाल सकते हैं। तो इस केस में आप बात करेंगे तो क्या होगा E1 जो आपका होगा जी वो ज़्यादा हो जाएगा किससे जी E2 से, क्लियर है, E1 आपका क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा E2 से। तो ये आपका कुछ स्पेशल केसेज है जहाँ पे क्या था आपका जी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को जो निकाल लेते वहाँ पे उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा था ऑर्बिटल्स का, इस कारण से क्या हुआ जी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ा। एकदम 100% क्लियर है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि इन जनरल ऐसा होता है। ये आपका है क्या जी, ये जो ट्रेंड आपका है वो क्या है आपका इन जनरल, मतलब ज़्यादातर केसेज में क्या होता है आपका ऐसा होता है, क्लियर है, 100% क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं किसी भी ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रेंड क्या होगा। तो देखिए जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, है ना, एंटीमनी हो गया और बिस्मथ हो गया, क्लियर है आपका, इतना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सबका देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, तो सबके आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो देख लीजिएगा ध्यान से क्या आपका होगा जी। अगर हम बात करते हैं E1 की बात करते हैं, ठीक है ना, E1 की बात करते हैं तो क्या होगा जी आपका E1 जो होगा जी आपका वो सबसे ज़्यादा किसका आपका होगा जी, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आर्सेनिक का
और इसका, मतलब टॉप टू बॉटम आते हैं ना तो आइनस एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। अरे साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान रहेगा। तो यहाँ बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम IE डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम, है ना, क्योंकि एटम का साइज क्या होता है, टॉप टू बॉटम आते आते क्या होता है आपका जी, बढ़ता है। क्लियर है आपका? इसको जल्दी से लिखिए। अब हम रिलेट करेंगे E1 E2 E3 सबको रिलेट करेंगे। देखिए तो यहाँ पे देखिए हम लोग कि फर्स्ट आइनस एनर्जी का ऑर्डर कुछ इस प्रकार था कि ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा जी, आपका आइनस एनर्जी लगातार डिक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, देखिए ये आपका E1 लिखा हुआ है, E1 में इसका आपका क्या, फर्स्ट आइनस एनर्जी। लेकिन अगर हम बात करेंगे E2 की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, E2 की बात करेंगे तो ऐसे कंडीशन में देखिएगा नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद फॉस्फोरस का, उसके बाद आर्सेनिक का, उसके बाद आपका क्या, एंटीमनी का, और फिर आपका क्या होगा जी, बिस्मथ का। देख लीजिए क्या हो गया ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, देख लीजिए आपका ध्यान से, ऐसा हो गया। फिर से देख लीजिए, अगर हम E3 की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का, फिर आपका आर्सेनिक का, फिर से Sb का, और फिर से बिस्मथ का, मतलब फिर से आपका ये हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि दो जगह एबनॉर्मलिटीज आ रहा है, दो जगह एबनॉर्मलिटीज आ रहा है, मतलब जो जनरल ट्रेंड होना चाहिए उसको फॉलो नहीं कर रहा है। और ये कहाँ से आ रहा है जब का, तो ये आए जा रहा है कहाँ से, एटॉमिक रेडियाई से। एटॉमिक रेडियाई के टाइम से ही आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे एबनॉर्मलिटीज आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कहने का सेंस आपका होगा कि ये सारा कुछ, चाहे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन की बात कर लें इन दोनों में, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेंगे, और या फिर आप एटॉमिक रेडियाई की बात करेंगे, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, जब का स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण। स्क्रीनिंग इफेक्ट इसमें कम होने के कारण क्या होता है ना, साइज ही उस ढंग से इंक्रीज नहीं करता है, तो क्या होता है आपका जी, वैलेंस सेल पे उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो आप अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने जाएंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे किसी तरह मान लीजिए निकल गया, बहुत कम डिफरेंस था, बट आपका यहाँ से अब निकलने नहीं देगा, क्योंकि एक तो ऐसा ही न्यूक्लियस का आपका क्या था, वैलेंस सेल पे इफेक्टिव ऊर्जा ज़्यादा था। अब जैसे ही और आपका इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वहाँ से आपका क्या होगा जी, और ज़्यादा बढ़ चुका होगा। समझ बात आ रही है ना, ठीक है। तो इस कारण से आपका क्या होगा जी, यहाँ पे इसका आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड की बात करेंगे वो ज़्यादा हो जाएगा, और थर्ड तो और ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है शांतनु? ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ड्यू टू हायर जेड इफेक्टिव इन केस ऑफ BI, है ना। BI के केस में हायर जेड इफेक्टिव था, यहाँ पे लिख सकते हैं लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे देखिएगा एलोट्रॉपी का चर्चा कर लेते हैं। एलोट्रॉप्स क्या होता है, जब का किसी भी सब्सटेंस का नेचर में डिफरेंट एग्जिस्टेंस के रूप में, डिफरेंट फॉर्म्स के रूप में एग्जिस्टेंस होना, वही आपका क्या कहलाता है जी, एलोट्रॉप्स कहलाता है। जैसे कार्बन का क्या होता है जी, बहुत सारा होता है, क्या क्या होता है आपका, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना, बकवेस्ट फुलेरिन होता है, और भी बहुत सारा होता है, ठीक है। C70 होता है, C35 होता है, C80 होता है, C76 होता है, ठीक है। तो इस सब तरह का क्या होता है आपका जी, एलोट्रॉप्स होता है, मीन्स नेचर में एग्जिस्टेंस होता है। उसी तरह हम यहाँ पे बात करेंगे सारे एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो देखिएगा नाइट्रोजन जो होता है जी, नाइट्रोजन, इसका दो आपका क्या होता है, एलोट्रॉप्स होता है। एक होता है अल्फा नाइट्रोजन, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो CCP स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। CCP स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में, क्रिस्टलाइन सॉलिड। वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग किस में आपका होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही होता है, एमोर्फस में तो होता नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं बीटा नाइट्रोजन की। तो बीटा नाइट्रोजन होता है ये आपका एग्जिस्ट करता है HCP में, है ना। HCP कहने का सेंस है हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, और ये भी आपका क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अल्फा नाइट्रोजन को बीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बीटा नाइट्रोजन को अल्फा नाइट्रोजन में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए अल्फा नाइट्रोजन को अगर आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे बीटा नाइट्रोजन में, तो यहाँ से आपको क्या होगा, टेम्परेचर कुछ देना पड़ेगा, वो -283 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखिए यहाँ पे कितना कम टेम्परेचर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, इसको बोलेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन कहने का सेंस होता है चेंजिंग, है ना, चेंजिंग। तो क्या आपका होगा जी,
कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो अगर आप इतना टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो अल्फा नाइट्रोजन क्या होगा, बीटा नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है सृष्टि, कोई दिक्कत है, बात एकदम समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए आप लोग। ये आपका हो गया नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं फास्फोरस की। तो देखिए फास्फोरस का बहुत सारा होता है, ठीक है। वाइट फास्फोरस बोलेंगे, कहीं कहीं पे आप देखेंगे येलो फास्फोरस भी होता है। तो येलो फास्फोरस और वाइट फास्फोरस दोनों का दोनों सेम होता है, ठीक है। तो वाइट फास्फोरस हो गया आपका, रेड फास्फोरस हो गया, है ना, स्कारलेट फास्फोरस हो गया, ठीक है। फिर वायलेट फास्फोरस हो गया, ठीक। फिर आपका अल्फा ब्लैक हो गया एंड बीटा ब्लैक हो गया। क्लियर है आपका। तो ये इतने सारे क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं फास्फोरस के। और अगर आप बात करेंगे आर्सेनिक की बात करेंगे तो आर्सेनिक का क्या होता है आपका जी, तो आर्सेनिक आपका क्या होगा येलो होगा, ग्रे होगा, ठीक है, एंड ब्लैक होगा, ठीक है। तो येलो, ग्रे, ब्लैक ये होगा। अगर आप एंटीमनी की बात करते हैं तो ये भी आपका येलो होगा, ठीक है ना, ग्रे होगा एंड एक्सप्लोसिव, है ना, एक्सप्लोसिव के रूप में, समझ रहे हैं, एक्सप्लोसिव मीन्स विस्फोटक, तो उस रूप में आपका क्या हुआ, एग्जिस्टेंस होगा। चलिए इस टॉपिक को मूव करते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग, कैटनेशन। कैटनेशन कहने का सेंस होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब खुद से जुड़ करके एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करने का जो प्रॉपर्टीज होता है उसको हम लोग बोला करते हैं कैटनेशन। और कैटनेशन प्रॉपर्टी जो होता है जी वो सबसे ज़्यादा किस में होता है बताइए, कार्बन में होता है। तो कैटनेशन प्रॉपर्टीज़ के लिए दो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है ना, दो चीज़ मस्ट है इसके लिए। अगर वो दोनों में से कोई भी चीज़ का कमी होगा तो वहाँ पे कैटनेशन प्रॉपर्टीज़ नहीं शो होगा। तो पहला बात ये आपका ये है, पहला बात आपका क्या है, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन टू शो कैटनेशन, ठीक है, कंडीशन टू शो कैटनेशन प्रॉपर्टी। तो आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ मस्ट बी हाई, है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए आपका जी, पक्का हाई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। सेकेंड की बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, एलिमेंट मस्ट बी, एलिमेंट मस्ट बी बोल सकते हैं पॉलीवैलेंट, पॉलीवैलेंट मतलब एलिमेंट के पास क्या होना चाहिए, आपका वैलेंसी जो होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए जैसे हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स है कितना है जी आपका 118 है अब तक की आपका क्या डिस्कवर्ड आपका कितना एलिमेंट्स है जी 118 है। तो सब में बात करेंगे तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की। तो उन सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है बताइए, सिंगल कोवेलेंट की। किस एटम के बीच में जो आपका बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है, हाँ सबसे स्ट्रॉन्गर बताइए, हाँ हाइड्रोजन के बीच में, मतलब हाइड्रोजन के बीच में जो आपका बॉन्ड एग्जिस्ट करता है ये पूरे मतलब जितने भी एलिमेंट्स होता है सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है आपका जी, वो बॉन्ड होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट आप ये सोचेंगे कि सर कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होता है, लेकिन देखिए कार्बन कार्बन के बीच जो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है हाइड्रोजन के बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड यही होता है। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड क्या कौन कहलाता है आपका जी, ये कहलाता है, क्लियर है आपका। लेकिन ये हाइड्रोजन आपका कभी भी कैटनेशन प्रॉपर्टीज नहीं शो करता। क्यों नहीं शो करेगा जी आपका, क्योंकि हाइड्रोजन आपका क्या है, मोनोवैलेंट है ना, मोनोवैलेंट है, मतलब आपका एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन किया और इसका वैलेंसी खत्म, ठीक है। लेकिन समझ बात आ रही है, यहाँ से आपका क्या हुआ, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन किया, इसका वैलेंसी खत्म। इस कारण से ये कैटनेशन प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा, है ना, डू नॉट शो कैटनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। नीचे दिख पा रहा है क्या, देख लीजिए एक बार, नीचे दिख पा रहा है क्या, ठीक है। तो ये आपका क्या करता है, नहीं शो कर पा रहा है, ठीक है। अब ये आपका क्या होता है, ये शो करता है क्योंकि ये आपका क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है ना, टेट्रावैलेंट होता है। और इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है आपका, जिसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ देखिए, ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ये क्या होता है आपका जी, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं या बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसके पास क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। और ये आपका क्या होता है जी, सेकेंड हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। तो सेकेंड हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ होने के कारण आपका क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा आपका क्या होगा, कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा, क्लियर है आपका। क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब समझिए इस चीज़ को, लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेगा तो जब तक कि दो एटम के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत नहीं रहेगा तब तक कैसे टिकेगा।
आप इसको ऐसा समझिए कि आप क्या करिए 20 मीटर का एक धागा ले लीजिए जिससे कपड़ा सिलते हैं, ठीक है, 20 मीटर का धागा, उसमें इतना बड़ा बड़ा स्टोन को बांध करके और एकदम उसको स्ट्रेट करके खींचिए, है ना। अरे समझ में आ रहा है ना आपका, मतलब उसको एकदम खींच करके रखिए, उसमें एक स्टोन जो है ना बीच बीच में आपका लटका दीजिए, 10-15 लटका दीजिए, तो वो क्या होगा जब का ये इस तरह का जो धागा रहेगा तो टूट जाएगा। लेकिन आप जो थोड़ा सा नायलॉन वगैरह का आप रस्सी ले लेंगे, ठीक है, जो काफ़ी मजबूत होता है, थोड़ा सा मोटा वाला, तो क्या करेंगे उसमें आप आराम से 10-20 स्टोन लगा दीजिए तो वो नहीं टूटता है। कहने का सेंस आपका क्या कि 2 स्टोन जो आप लगाए थे तो उसके बीच का अगर ये रूप अगर मजबूत होगा तो क्या होगा आपका जी कि ये आपका जल्दी ब्रेक नहीं होगा, लेकिन ये कमज़ोर रहेगा तो टूट जाएगा। बस यही चीज़ तो है कि आपका एटम लगातार आपका जुड़ते जा रहा है ना, लगातार जुड़ते जा रहा है। अब बताइए इसको जो आपका बाउंड करके जो रखने वाला आपका क्या है बॉन्ड है, अगर वो कमज़ोर हुआ तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। क्लियर आपका। तो अब हम इस तरह से बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो होता है इसमें बात करेंगे। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी इसके जितने भी एलिमेंट्स होता है सबका कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन के कैटेनेशन प्रॉपर्टी से कम ही होता है। तो आप बोल सकते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी of 15th group elements is very less than 14th group elements। जितने भी एलिमेंट्स है ना, जितने भी ग्रुप्स है सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है जी, वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी से शो होता है, मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी वो 14th ग्रुप के एलिमेंट के द्वारा ही शो होता है। तो इससे क्या होगा जब का 15th ग्रुप का काफ़ी ज़्यादा कम होगा, देख लीजिए वेरी लेस देन, काफ़ी ज़्यादा आपका क्या होगा, कम होगा। क्लियर आपका। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं। और उसके बाद और भी देख लीजिए कि नाइट्रोजन बात करेंगे, फॉस्फोरस से बात करेंगे, है ना, आर्सेनिक बात करेंगे, एंटीमनी बात करेंगे, बिस्मथ बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह का बात होता है। मतलब ये हुआ आपका कैटेनेशन प्रॉपर्टी का ऑर्डर। मतलब क्या होगा जब का डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज लगातार डिक्रीज करता चला जाएगा। नाइट्रोजन का क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होता है आपका जी वो 2 आपका नाइट्रोजन एटम से ज़्यादा नहीं शो करता है ना, 2 या फिर कभी कभी 3 आपको दिखेगा। जैसे 3 आपका कहाँ पे दिखेगा जी, देख लीजिए आपका ध्यान से। तो 3 आपका नाइट्रोजन जुड़ करके एक 3 आपका नाइट्रोजन जुड़ करके एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेगा। तो वो क्या होता है आपका हाइड्राजाइड उसको बोलते हैं, सॉरी एजाइड बोलते हैं। एजाइड के केस में आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, है ना, इसमें आपका कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है कि 3 नाइट्रोजन मिल करके एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन किया, तो मात्र 3 ही आपका क्या हुआ, एटम का लॉन्ग चेन हुआ जब का। समझ बात आ रही है ना। लेकिन जनरली नाइट्रोजन जो आपका होगा जी वो 2 ही एटम तक क्या करता है, फॉर्म करता है। जैसे आपका क्या हुआ N2O3 के केस में देख सकते हैं, N2O3 के केस में कि आपका क्या होगा, कुछ इस तरह से होता है आपका, है ना, कुछ इस तरह से आपका क्या होता है। यहाँ से आप इस तरह से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के केस में देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, नाइट्रोजन रहेगा जुड़ा हुआ और कुछ इस तरह से आपका रहेगा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे आपका क्या 2 ही आइटम मिलकर के जुड़ा। तो नाइट्रोजन के पास क्या होता है आपका जी, मात्र 2 ही आइटम तक शो कर सकता है, बहुत से बहुत, और उससे ज़्यादा आपका क्या हो सकता है, कभी कभी 3 शो कर सकता है। क्लियर आपका। बाकी बात इन सब में तो और भी ज़्यादा टेंडेंसी डिक्रीज हो जाता है। एकदम 100% क्लियर हुआ कैटेनेशन प्रॉपर्टीज के बारे में कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी आपका क्या होगा जी, डाउन द ग्रुप आएंगे तो डिक्रीज करेगा इस ग्रुप में। क्लियर आपका 100%। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से आपका एटॉमिसिटी, ठीक है ना, एटॉमिसिटी। देखिए एटॉमिसिटी कहने का सेंस होता है किसी भी आपका पार्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। एटॉमिसिटी कहने का सेंस क्या होता है, किसी भी आपका क्या होगा जी मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं। क्लियर आपका। जैसे देख लीजिए आपका क्या होगा, अगर O2 की बात करेंगे तो इसका एटॉमिसिटी कितना होगा जी, 2 होगा। अगर N2 की बात करेंगे तो इसका एटॉमिसिटी 2 होगा। अगर O3 की बात करेंगे 3 होगा। अगर P4 की बात करेंगे 4 होगा। तो ये सब क्या होता है आपका जी, एटॉमिसिटी होता है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट्री गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका 15th ग्रुप का एलिमेंट है ये किस तरह का एटॉमिसिटी शो करता है और एटॉमिसिटी शो करने के पीछे क्या कॉज होता है। तो चलिए देखिए आपका नाइट्रोजन जो होता है आपका वो N2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। फॉस्फोरस, आर्सेनिक और आपका एंटीमनी जो होता है ये सब आपका एग्जिस्ट करेगा। देखिए ये हो गया आपका डाई एटॉमिक के स्टेट में, ठीक है, डाई एटॉमिक के रूप में आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और ये सब जो होता है ये टेट्रा एटॉमिक के रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, टेट्रा एटॉमिक के रूप में। कहने का सेंस है P4 के रूप में
AS4 के रूप में और SB4 के रूप में। अब देखिए यहाँ पे कॉज जान लेते हैं कि कुछ मतलब ऐसा क्यों होता है। और BI जो होता है जी आपका वो लेयर्ड स्ट्रक्चर के रूप में एग्जिस्ट करता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर के रूप में। क्लियर आपका, लेयर्ड स्ट्रक्चर के रूप में। अब यहाँ से देखिए आपका N2 जो होता है ये डाई एटॉमिक स्टेट में क्यों करता है, मतलब सबके पीछे कुछ ना कुछ कॉज है, और वो कॉज क्या है समझिए इस चीज़ को। जैसे हम पहले N2 की बात करते हैं, ठीक है। N2 जो होता है अगर डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आपको सबको पता है कि आपका क्या जितना 15th ग्रुप का एलिमेंट है सबके पास क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ही होता है, तो इसको ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए जी, है ना। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आपका क्या होगा, अगर ये डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, डाई एटॉमिक के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है। उठाइए जल्दी उठाइए, नहीं तो बाढ़ उठा जाएगा क्लास में। थोड़ा सा और बकवास कर लेते हैं, तो नहीं कटेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है चलिए। तो क्या होता है आपका जी, नाइट्रोजन में जो आपका डाई एटॉमिक के रूप में एग्जिस्ट कर रहा होता है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 3 चाहिए इसको, तो क्या होगा, डाई एटॉमिक के रूप में ये 3 आपका बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब इतना तो समझ गए कि नाइट्रोजन जो है आपका वो क्या कर रहा है आपका जी, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन पक्का इन सब के पास टेंडेंसी नहीं होगा ट्रिपल बॉन्ड बनाने का, तभी तो आपका टेट्रा एटॉमिक रूप में एग्जिस्ट कर रहा है ना। इन सब के पास क्या होगा, टेंडेंसी नहीं होगा ट्रिपल बॉन्ड बनाने का, इसी कारण से आपका क्या कर रहा है, टेट्रा एटॉमिक के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्यों टेंडेंसी नहीं होता है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, आपका क्या होता है, फास्फोरस हो गया है ना, आर्सेनिक हो गया, और आपका स्टीबिन बोल सकते हैं इसको, या एंटीमनी बोल सकते हैं, एंटीमनी हो गया। इन सब के पास क्या होता है, साइज ऑफ एटम, मतलब साइज जो होता है इस एटम का बड़ा होता है, ठीक है ना, साइज बड़ा होता है। तो देखिए जब भी आपका क्या होता है, 2 एटम क्लोज आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ पे 2 तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन काम करेगा, ठीक है ना। जब भी कोई एटम क्लोज आएगा तो वहाँ पे 2 तरीके के अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन आपका क्या करेगा, काम करेगा। तो क्या क्या होता है आपका जी, जैसे मान लीजिए 2 फास्फोरस आया, ठीक है, ये भी आपका फास्फोरस का एटम है, ये भी फास्फोरस का एटम है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। एक फास्फोरस का न्यूक्लियस आपका कुछ इस तरह का हो गया, यहाँ भी कुछ आपका क्या हो, कुछ इस तरह का हो गया। अब देखिए क्या करेगा आपका जी, इसका न्यूक्लियस, देखिए ये भी फास्फोरस का एटम था, ये भी फास्फोरस का एटम था, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, है ना, और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है आपका। फिर इन दोनों आपका इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, ये आपका क्या है, रिपल्सन है, ठीक है। और यहाँ भी आपका क्या होगा जी, न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा जी, आपका रिपल्सन होगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 तरीके का रिपल्सन काम कर रहा है, और यहाँ पे 2 तरीके का अट्रैक्शन काम कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को ये और इसके इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, देखिए अगर हम बात करेंगे सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे, 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बनना है, उसी 2 एटम के बीच में आपका डबल बॉन्ड बनना है, और उसी 2 एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो आप सीधा सीधे बोलेंगे कि बॉन्ड लेंथ जो होगा जी सिंगल बॉन्ड का ज़्यादा होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड का, और सबसे छोटा आपका क्या होता है किसमें, जब का ट्रिपल बॉन्ड में होता है बॉन्ड लेंथ। क्लियर है आपका। तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड कोई बना रहा है तो वहाँ पे क्या होगा जी, एटम के न्यूक्लियस को क्लोज आना पड़ेगा। तो एटम का न्यूक्लियस क्लोज आएगा तो इससे क्या होगा, वैलेंस शेल भी तो क्लोज आएगा, तो वैलेंस शेल क्लोज आएगा तो वहाँ पे आपका क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा जी, क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उस आपस में इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन बढ़ेगा। अरे क्लियर 100%। तो रिपल्सन बढ़ेगा, तो इसी रिपल्सन के कारण क्या होता है आपका जी, एटम दूर भागेगा। दूसरी बात कि न्यूक्लियस अगर क्लोज में आता है तो न्यूक्लियस में आपका क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होता है, 15 हुआ, इस केस में आपका कितना होता है, 33 हुआ, इस केस में 51 हुआ। तो ऐसे करके क्या होगा जी आपका, कि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होने का वहाँ भी रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो रिपल्सन ज़्यादा होगा तो वो दूर भागेगा। क्लियर है, दूर भागेगा तो दूर भागेगा, तो इस कारण से ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना पाता है, ठीक है ना। तो आप इसका कॉज क्या लिखेंगे जी, तो कॉज लिखेंगे ड्यू टू हायर साइज ऑफ PAS और आपका क्या SBBI and greater number of electrons inside it, ठीक है। So repulsion is dominated over attraction and hence triple bond
कांट एग्जिस्ट, और इसी कारण क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। क्लियर है आपका, ये बात आपको समझ में आ गया 100%। तो अब यहाँ से देखिए इस तरह का बात तो हो ही गया। अब देखिए दूसरी बात कि अगर P4 के रूप में, AS4 के रूप में, SB4 के रूप में एग्जिस्ट करता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा होता है आपका जी, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसको, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लोग जी टेट्राहेड्रल। देख लीजिए ध्यान से, कुछ इस तरह का होगा, इसको बनाना सीख लीजिए क्योंकि ये आपका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर क्या करेगा जी, आपको बहुत सारे जगह काम आएगा, ठीक है। तो यही आपका स्ट्रक्चर होता है। अगर आप प्रत्येक दो बॉन्ड के बीच के एंगल की बात करेंगे तो क्या होता है, 60 डिग्री होता है, और इसको बोला करते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब सोचेंगे कि सर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो सर कार्बन के केस में होता है, तो वहाँ पे तो कुछ और स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर होता है। तो मैं अभी जस्ट बताता हूँ कि वहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपके सामने में क्या है, ये आपका क्या है, एक सेंटर है टेट्राहेड्रल का, टेट्राहेड्रल का सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ से एक एटम ऊपर होगा, है ना, एक एटम इधर होगा, क्लियर आपका, एक एटम इधर होगा और एक एटम इधर होगा, क्लियर आपका। ये आपका टेट्राहेड्रल सेंटर है। एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है और एक एटम इधर है। तो क्या होता है कि कार्बन जब टेट्राहेड्रल सेंटर बनाता है तो वहाँ पे टेट्राहेड्रल सेंटर पे कार्बन होता है, लेकिन ये जो फास्फोरस बनाया टेट्राहेड्रल सेंटर जो अब इसमें होगा, वहाँ पे टेट्राहेड्रल सेंटर पे कुछ भी नहीं होगा। समझ बात आ रही है ना। इसका एक आपको ओरिजिनल स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं जहाँ पे कोई बॉन्ड को हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना, कोई बॉन्ड को हम नहीं दिखाएंगे। तो वहाँ पे इसके टेट्राहेड्रल सेंटर में कुछ भी नहीं होता है, और इसका टेट्राहेड्रल आप देखिए, इसी में आपको जस्ट दिखा देते हैं। पहले आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा जी, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसको सबको मिटा दिया। अब देखिए इन सब का टेट्राहेड्रल आपका क्या होगा जी, सेंटर यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो इस सेंटर के आप अराउंड देखेंगे तो कुछ इस तरह का होगा कि इसके इस तरफ एक आपका हो गया, है ना, एक इस तरफ हो गया, एक आपका एक इस तरफ हो गया और एक इस तरफ हो गया, क्लियर है। अगर आप इसको देखते हैं थोड़ा सा तो ये आपका क्या होगा जी, ये आउटसाइड द बोर्ड का प्लेन हो गया, है ना। ये जो आपका होगा ये कुछ इनसाइड द बोर्ड का प्लेन हो गया, और ये आपका बोर्ड के प्लेन में हो गया, ये भी क्या आपका हो गया, बोर्ड के प्लेन में हो गया, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे इस टेट्राहेड्रल सेंटर पे कुछ भी नहीं होता है, ध्यान रखिए, कुछ भी नहीं होता है, जस्ट एक आपका सेंटर दिखा दिए, क्लियर है। तो अगर इसके लॉन्ग में देखेंगे तो ये चारों का चारों एटम जो होता है टेट्राहेड्रली क्या होता है, प्लेस्ड होता है, क्लियर है। तो अब तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। चलिए तो फिर से पहले ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग बना देते हैं, ठीक। चलिए अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो सिमिलरली क्या होगा, AS4B और SB4B एग्जिस्ट होगा। और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा BI के लेयर्ड स्ट्रक्चर की। तो BI का जो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार होता है, देखिएगा आप लोग ध्यान से। BI का जो लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल इस तरह करके हेक्सागन के फॉर्म का होता है ना। देखिए जितना भी आपका एजेज हो गया, कॉर्नर हो गया, सब पे आपका क्या होगा, BI प्रेजेंट होगा, ठीक है। सब पे BI प्रेजेंट होगा, जितना भी एजेस कॉर्नर हो गया सब पे BI प्रेजेंट होगा। यही आपका क्या होता है, BI का लेयर टाइप का स्ट्रक्चर। ये आपका क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, क्लियर है, बढ़ता, ये सब का क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। समझ बात आ रही है, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से नोट करिए।